नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए त्याग पत्र का छठा अध्याय। त्याग पत्र के सारे पार्ट्स आप हमारी प्लेलिस्ट में से जाकर के चेक कर सकते हैं, जिसे मैं एंड स्क्रीन पे दे दूँगी। इसके साथ ही साथ अन्य लेखकों की कहानियाँ का लिंक भी आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं और लेखकों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में लेखक का राइटर का नाम लिखिए, आपको उनकी कहानियाँ मिल जाएंगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं त्याग पत्र का 7वां अध्याय। माफ़ कीजिएगा, त्याग पत्र का छठा अध्याय। घर पर माँ ने पूछा, कहाँ रह गए थे? सतीश कहता था कि तुम एक रोज उससे पहले कॉलेज से चल दिए थे। मैंने कहा, बुआ को खोजता हुआ रह गया था, वे उस नगर में रहती हैं। जैसे किसी ने उन्हें डंक मारा हो। माँ ने कहा, कौन? बुआ, मैं उनसे मिलकर आ रहा हूँ। क्या? माँ, वे यहाँ नहीं आ सकती। माँ ने जोर से कहा, सुन प्रमोद, तेरी बुआ अब कोई नहीं है, मेरे सामने उसका नाम ना लेना। लेकिन सुनती हो अम्मा, मैं उनको भूल नहीं सकता। तू जो चाहे कह, पर खबरदार तुम मुझसे उसकी बात कही तो कुलबारन कहेगी। बुआ के नाम पर माँ के भीतर जो कष्ट था उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। वह कष्ट ही उनके शब्दों में प्रकट हो रहा था, लेकिन तब मैं यह नहीं समझ सका था और उसी बात को लेकर माँ मन में कुछ दूरी बना बैठा था। यह कहना अनावश्यक है कि विवाह का जो प्रस्ताव उस समय उठाया गया था उसे मैं स्वीकार न कर सका। माँ नाराज हो गई, लेकिन मैंने देख लिया कि दुनिया में अकेला हूँ और कोई किसी का नहीं है। नाते रिश्ते तो सब झमेले हैं। जिंदगी बहती चली गई। बीए का इम्तिहान नज़दीक था। मैं पोजीशन लाना चाहता था। बुआ की याद को मन में गहरी बैठाने से बचना चाहता था। क्या फ़ायदा? और फिर भी वह याद गहरे में तो थी ही। उसके कारण इस दुनिया का बहुत कुछ व्यर्थ और निकम्मा मालूम होता था। सुख नीरस जान पड़ता और दुख साथ। मन की महत्वाकांक्षा कुछ अपने में बुझती सी थी और आपसी स्पर्धा जिससे जिंदगी में तेजी आती है हल्की और उपहास्य मालूम होती थी। पर मैं मन की इस हालत में पतवार छोड़ अपने को बहने देना चाहता था। वहाँ क्या होगा? क्यों जी, वह आदमी चला गया होगा, फिर क्या हुआ होगा? ओ, कुछ भी हो, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ? मन में एक गांठ पड़ती जाती, ना खुलती ना खुलती, बल्कि कुछ कहो तो और उलझती कसती जाती। जी होता कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं क्यों सब गड़बड़ है। सृष्टि गलत है, समाज गलत है, जीवन ही हमारा गलत है। सारा चक्कर ऊट पटांग, इसमें तर्क नहीं, संगति नहीं, कुछ नहीं है। इसे जरूर कुछ होना होगा, जरूर कुछ होना होगा। क्या यही तो भवितव्य है और जो कर्तव्य है? कोई बात पकड़े ना मिलती थी और मन घुट घुट कर रह जाता था। इसी में अपने साथियों से मेरा मिलना जुलना बहुत कम हो गया। वे मुझे चिढ़ाने लगे थे, पर उनका चिढ़ाना मुझे छूता भी नहीं आता। यह ख्याल तो चेतना में बंधा था, बिखरा नहीं था कि इम्तिहान होना है, उसमें नामवरी के साथ पास होना है और आगे बढ़ना है। पर जीवन की सामाजिकता को निभाने की और मन की चिंता मंद हो गई। वह प्रवृत्ति ही सूख गई। कम या बिल्कुल ना मिलने जुलने से, हंसी विनोद खेल कूद में शामिल ना होने से किसी तरह की कोई कमी जीवन से होती, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। मालूम ही ना होता था कि कुछ करने योग्य मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसी ही मन की अवस्था में एक रोज कॉलेज से उठकर रेल पकड़ में उस नगर के स्टेशन पर आ उतरा। पर कहाँ रखी थी वहाँ वह कोयले की दुकान? उस कोठरी में कोई और जनाब बसे थे। पूछा था, अच्छा, पर ठीक कुछ पता नहीं चला। उस आदमी के बारे में मालूम हुआ कि वह काफ़ी दिन का यहाँ से उठ गया है, अपनी औरत को पीट पीट कर छोड़कर भाग गया। पर उस औरत का फिर क्या हुआ, यह पूरी तरह किसी को मालूम नहीं। हाँ, मर्द के जाने के बाद वह भी 1-1.5 महीना तो यहाँ ही रही। यह खबर मिली, कपड़े सीती थी और काम चलाती थी। बड़ी भली औरत थी। दुख दर्द में ढारस बंधाती थी, बच्चों को घर बैठकर पढ़ाया करती और सबके छोटे मोटे काम को तैयार रहती। पर फिर कहाँ गई यह नहीं पता। अधिक खोज खबर लगाने पर पता चला कि उसको दिन पूरे लग रहे थे और उसे इसकी चिंता भी थी और कभी कभी अस्पताल जाने की बात किया करती थी। मैंने अस्पताल में जाकर छानबीन की। मिशन के अस्पताल
में 5 महीने वे एक मिनाल नाम की स्त्री आई थी। उसके यहाँ एक लड़की हुई। होने के चौथे रोज उस लड़की की माता निकली। वह जनरल वार्ड में थी। नर्सों को ज़्यादा याद नहीं है, 15 दिन में लड़की की चेचक ठीक हो गई होगी। क्यों? क्योंकि उसी रोज माँ बेटी का नाम रजिस्टर में नहीं है। कहाँ गई है? मेरे इस प्रश्न पर अस्पताल की बड़ी मेम डॉक्टर मुझे देखती रहेगी। बोली, क्या आप सचमुच समझते हैं कि इस सवाल का जवाब हम दे सकते हैं? हाँ, हो भी सकता है दे सकें, मैंने कहा। मुझे आप पर आश्चर्य है, वे बोली। मैंने कहा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, उन्होंने अपने बच्चे के को मिशन में तो नहीं दिया देना चाहा? बोली, हाँ याद आया, कौन महीना? सितंबर। ठीक ठीक ठीक, वही केस होगा। क्या उम्र थी? यही 24-25। रंग साफ? हाँ, अच्छा रंग था। ठीक ठीक, वही केस है। हम में से वह कुछ काम भी मांगती थी, नर्स बनने को तैयार थी, अंग्रेजी भी जानती थी ना। अच्छी लड़की थी, मुझे याद है। हमने कहा, बच्चा मिशन को दे दो और तुम भी प्रभु ईसा मसीह को मान लो, तो यहाँ रह सकती और काम भी सीख जाओगी। उसने नहीं माना। हिंदुओं में यही तो है। वह तुम्हारी कौन है? उसको समझाना। यीशु खुदा का नबी है, दुनिया को सच्ची राह बताने वाला है, उस पर ईमान लाना चाहिए, समझे? उसको समझाना। तब फिर क्या हुआ? वह यहाँ नहीं रही, चली गई? मैंने पूछा। हाँ, यहाँ से चली गई। इसके आगे शायद आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ। मेरी परीक्षा के दिन निकट आ गए थे, मैं ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रह सका, चला आया। अब मैं तो पढ़ रहा था। मुझको यह बात बहुत विचित्र मालूम होती थी कि छुटपन में मैं जिन बुआ के इतने पास था, उन्हीं की को खोज कर नहीं निकाल पा रहा हूँ। वही जो मुझे इतना दुलार करती थी, अब शायद मुझसे बचती हैं। मैं सोचता क्या ये दुनिया का हमने क्या खड़ा कर लिया है जो दो के मनों के स्नेह को ऐसे फाड़ देता है? मन क्या फटने के लिए है? क्या वे आपस में जुड़े रहने के लिए नहीं है? मेरे विवाह संबंध की फिर बात चल पड़ी थी। इस बार का रिश्ता माँ बहुत ही अच्छा समझती थी। कुलशील संपदा की दृष्टि से तो अच्छा था ही, लड़की भी बहुत सुंदर, सुशील और शिक्षिता थी। देर यह थी कि मैं एक बार उनके यहाँ पहुंचकर कन्या को देख लूं, और कन्या मुझे। मैं इसको दिनों से टालता आया। मुझे जाने क्यों अपने बारे में बहुत संकोच होता था, अपने में शंकित ही बना रहता था। किसी तरह अपनी बड़ाई भीतर से उभर कर आती ही ना थी। प्रशंसक मेरे भी थे, लेकिन अपनी प्रशंसा का कारण मुझे अपने नहीं मिलता था। इसके विपरीत अपने में जो मुझे मिलता था उसमें कुछ और निराश हुआ आता था। लेकिन इस बार मुझे वहाँ जाना ही पड़ा, और संयोग की बात कि उन्हीं डॉक्टर साहब के घर बुआ से भेंट हो गई। देखता क्या हूँ, जो डॉक्टर के घर पर छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ पढ़ा रही हैं, वह कोई और नहीं, बुआ ही है। उस समय तो मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे देखकर ना देखने का सा भाव दिखलाया, लेकिन उस कारण मैं वहाँ कुछ काल प्रकृतिस्थ नहीं रह सका। लड़की ने मुझे नापसंद नहीं किया, जहाँ तक मैं यह बात जान सकता हूँ। मेरे उन्हें नापसंद करने का सवाल ही नहीं था। देखकर मैं उनके रूप गुण की समीक्षा की जा सकती ही नहीं, उतनी सुदबुद्धि न रही। यह क्या मानव कन्या है? तब फिर किन्नर लोक की परी क्या होती है? उन राजनंदिनी, यानी कि यही उसका नाम था, पहली निगाह देखकर ही मेरा निश्चय बन चुका था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय मेरा वाक चातुर्य मेरा साथ छोड़ जाने कहाँ चला गया था। मैं झेप कर रह गया, कुछ बोल ही नहीं सका। इस अकृतार्थ पर मैं अपने से सब उस समय रुष्ट हुआ आया। प्रतीत होता है वह रोष हठात प्रकट भी कुछ हो गया था, क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ कि समझा यह गया कि लड़की मुझे पूरी तरह पसंद नहीं है। निश्चय है कि इस भ्रम को मैंने यथाशीघ्र पूर्ण सफलता के साथ छीन-बीन ही कर दिया था। पर उस घर में मेरी अभ्यर्थना का आग्रह कुछ और बढ़ गया। सबको पहले ही मेरी खातिर मंजूर थी, लेकिन अब बात कुछ और थी। भाभी सास जी की बात तो बस पूछिए ही नहीं, वह हर वक्त मुझे ही घेरे रहती। बात बात में मैंने उनसे कहा, बच्चे स्कूल तो पढ़ने जाते हैं ना, ये घर पर ही पढ़ते हैं? उन्होंने कहा, स्कूल में तो जाते ही हैं, पर वहाँ कुछ पढ़ाई होती है और यहाँ उधम इतना मचाते हैं कि राम राम। इसलिए तो एक मास्टरनी लगा ली है। एक मास्टर आता है, 30 रुपया माहवर में अलग से पढ़ाई पर खर्च करती हूँ। तभी तो मास्टरनी अच्छा पढ़ाती है। हाँ, भली औरत है, गरीबन है, अच्छा बोलती बतलाती है और संतोषन भी है। बच्चे उनसे खुश हैं? हाँ, बच्चे तो बहुत खुश हैं। 2 महीने से लगी हैं, लेकिन हमें तो उसका बहुत सहारा हो गया। यहाँ के स्कूल में पढ़ाती हैं? हाँ पढ़ाती हैं। हम क्या देते हैं? यही 8-10 दे देते हैं, कोई ठीक तय नहीं है। 8-10 में भला क्या होता है, पर चलो गरीब है, सहारा ही सही। उसे बुलवाऊं? नहीं नहीं, बुलवाएंगी क्यों? उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, जब होता है तो मैं बुलवा लेती हूँ और वह आ जाती हैं। अकेली हैं, हमारे हाथ का काम बटा देती हैं, तो उसका मन भी बहल जाता है और हमें सहारा होता है। अच्छी लड़की हैं, बात का बुरा नहीं
मालूम होता है तुम्हारे घर से बहुत हिली है। हाँ, आती जाती है, इस ब्याह में उसे बड़ा चाव है। गृहस्थी का सुख बेचारी के कपाल में नहीं था। तुम्हें देखने की उसे बड़ी लालसा थी। जाने आज चली क्यों गई, ठहरी क्यों नहीं, काम होगा नहीं तो तुमको तो वह बहुत देखना चाहती थी। मुझको? हाँ, राजनंदिनी को उससे बड़ा प्रेम हो गया है। हम सभी उसे चाहते हैं। लो उसे बुलाती हूँ, मिलना बोलना। नहीं नहीं, मैंने कहा जरूरत नहीं है। मैं सचमुच इन भावी सास से बातें बढ़ाना नहीं चाहता था, पर वह तो एक बार शुरू करके बात का अंत न पाती थी। फिर बोली, मैं अभी बिट्टन के हाथ उसे बुलाती हूँ। मैंने जरा जोर से कहा, नाहक किसी को क्यों तकलीफ दोगी, रहने दो। तकलीफ? उसे कब कोई बुलाता होगा? मैंने अनायास कहा, क्यों? अकेली बेवा है, कहीं दूर की अपने को बतलाती है। कौन उनका घर कुटुंब यहाँ बैठा है? उसी भाव से मैंने पूछा, यहाँ कहीं पास ही रहती होंगी? कुल 3 मिनट का तो रास्ता है। खैर, कोई बुलाने की जरूरत नहीं, तो जाने दो। ठीक है, हैरान होगी बेचारी। अब तुम आराम कर लो। मैं आराम तो नहीं चाहता था, लेकिन उस समय मुझे छोड़कर चले जाने के लिए मैं उनका कृतज्ञ हुआ। उसी दिन शाम को मैं बुआ के यहाँ गया। स्कूल के पास ही वह एक छोटे से क्वार्टर में रहती थी। मैं पहुंचकर फ्रेम पर एक रुमाल काट रही थी। मुझे देखते ही कहा, आओ, और पीड़ा छोड़कर मेरे बैठने को सामने सरका कर रख दिया। बैठा, थोड़ी देर में उन्हें देखता रहा। कोई कुछ नहीं बोला। सफ़ेद बिना किनार की धोती थी, बाल ढीले जूड़े में बंधे, आंखों की स्निग्धता विशेषता से निगाह को आकृष्ट करती थी। देह गहरी और वशीभूत, मानो अपने भाग्य से गहरा सौहार्द है। अनबन किसी प्रकार की भी नहीं। जो झेला सब पी गई, सबका रस बन गया, खार कोई नहीं। मैं ही बोला। मैंने कहा, मैं वहाँ गया था। धीमे से बोली, मैं जानती थी कि तुम जाओगे। अस्पताल भी गया था। तुमने मुझे नहीं लिखा? क्या लिखती? अच्छा, मुन्नी कहाँ है? मर गई? मर गई? कब मर गई, कैसे मर गई? 10 महीने की होकर मर गई। रोग से मरी, कुछ भूख से भी मरी। मैं चुप पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद कहा, मिशन वाले उसे मांगते तो दे क्यों नहीं दिया? वे चुप रही। अनंतर बोली, गलती हुई, पर माँ बनना ही गलती थी। मैं चुप, पर चुप भी नहीं रहा गया। पूछा, यहाँ कैसे? ही भटकते भटकते। सुनकर और ना पूछा गया, बैठा रह गया। पर तब भी तो मुझे ऐसा नहीं मालूम हुआ कि बुआ उस भटकने का अब भी अंत चाहती है। आगे भी तो भटकना ही है। सदा के लिए भाग्य में भटकना बधा है। मानो यह खूब जानती है, और जानकर अशेष भाव से तृप्त काम होकर उसे ही अपना ले यह चाहती है। जैसे किसी और कृतार्थता नहीं है, किसी और निगाह भी उठाकर देखना नहीं चाहती। मैंने कहा, बुआ अब? बोली, अब तो तेरी शादी है ना? हाँ, मेरी शादी है। क्या तुम जानती थी कि शादी मेरी ही है? नहीं, यह नहीं जानती थी। राजनंदिनी की शादी जानती थी, पर वह तेरी भी है यह जानती तो क्या मैं यहाँ ठहरती? क्यों ठहरती, क्यों नहीं? मैं अपशकुन जो हूँ भाई, असगुन से बनता काम बिगड़ जाता है। अब भी तो मैं सोच रही हूँ कि क्या चली ना जाऊँ। पर सुन, एक बात तुझसे कहती हूँ, यहाँ कोई बेवकूफ़ी मत करना। अब आ गया तो आ गया, फिर मेरे यहाँ मत आना। मेरे कुलशील का कुछ पता है, इससे मेरे यहाँ आना जाना ठीक नहीं है। और सुन, जैसे हो यह विवाह ठीक करना ही होगा। लड़की मेरी देखी भाली है, खूब सुंदर है और शीलवती भी है। तो तुम्हारी राय है, यह रिश्ता कबूल कर लूँ? जरूर कर लो। अच्छी बात है, कर लूँगा। लेकिन अब तक कुछ और सोचता था, अब विचार लिया है कि एक बार साफ कह देना होगा कि तुम मेरी बुआ हो। उन्होंने एकाएक दोनों कानों से हाथों में ढाँप कर कहा, ना भाई ना, कभी नहीं। मैंने कहा, मैं छल नहीं कर सकता। विवाह के मामले में तो छल ही नहीं कर सकता। यह जीवन मरण का संबंध है। क्या उसे झूठ पर खड़ा करूं? बुआ ने कहा, झूठ तो भाई आज यह है कि मैं तेरी कोई भी हूँ। बता, आज तेरी कोई क्या हूँ? कभी यह सत्य था कि मैं तेरी बुआ थी, पर उस बात को मैंने अपने हाथों से अच्छी तरह तोड़ ताड़ के धूल में फटक दिया। धूल से उठाकर उसी के निर्जीव छूछे पिंजर को हठपूर्वक सामने लाकर सत्य कहना चाहता, यही झूठ है। मैं कहती हूँ, प्रमोद, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ जा। अब यहाँ मत ठहर, देर करेगा तो अच्छा ना होगा। उस समय भीतर ही भीतर सचमुच मुझे भी यह मालूम हो रहा था कि यहाँ देर तक रहना ठीक ना होगा। लोग जाने क्या समझे। मैं आज इसी पर आश्चर्य क्या करता हूँ कि लोग क्या समझेंगे। इसका बोझ अपने ऊपर लेकर हम क्यों अपनी चालों को सीधा नहीं रखते? क्यों उसे तिरछा आड़ा बनाने की कोशिश करते हैं? लोगों के अपने मुंह हैं, अपनी समझ के अनुसार वे कुछ कुछ क्यों ना कहेंगे। इससे उनको क्या बाधा है? उन पर किसी का क्या आरोप हो सकता है? फिर भी सब का बोझ आदमी अपने ऊपर स्वीकार कर अपने भीतर के सत्य को अस्वीकार करता है। यह उसकी कैसी भारी मूर्खता है। मुझे वहाँ 2 रोज हो गए। सबने देखा कि मास्टरनी से मेरा परिचय और बढ़ गया है। मामूली तौर पर इस पर किसी का विशेष ध्यान नहीं किया, बल्कि लोग मास्टरनी से इतने संतुष्ट थे कि मेरा उधर झुकना उन्हें अच्छा भी मालूम हुआ। वे दिन हंसी खुशी में बीत गए।
बुआ के बारे में भी मेरी चिंता एक तरह से कम हुई। 2-4 उनका हालचाल पूछने वाला रोटी की गुजर हो जाती है। चलो इतनी ही कह रहा, मुझसे लोग प्रसन्न मालूम होते थे। वहाँ बच्चों में मेरी खूब पट गई। साले सालियाँ नए नाते से मुझे पुकारने लगे। राजनंदिनी तो एक बार सामने पड़ी तो सिंदूरिया हो गई और पल के आगे दूसरा पल वहाँ नहीं ठहरी, भाग गई। टीका हुआ और रुपए नारियल मैंने भेंट में पाए। तब भी मेरा चित्त भीतर से कहीं संदिग्ध भी था, पूरी तरह वह खिल नहीं आ रहा था। कहीं भीतर इस बात पर मैं दबा आता था कि सच्चाई में खोल नहीं रहा हूँ। वह दबाव इतना हो गया कि जब चलने का समय आया तब मैंने डॉक्टर साहब से मानो चुनौती के साथ कह दिया कि मास्टरनी मेरी बुआ है। उन्होंने इस बात को स्वाभाविक भाव से सुन लिया और कौतूहल से अधिक कोई और भाव प्रकट नहीं किया। मैंने उनको सारी बात कह सुनाई और कह दिया कि वे अच्छी तरह सोच समझ लें। बुआ को मैं बुआ मानता हूँ और मानूंगा। डॉक्टर साहब मेरी और कौतूहल से देखते रहे। बोले, ठीक तो है, इसमें बुराई क्या है? इससे मेरे लिए खास तौर से सोचने समझने की बात क्या है? आई हैव यू, व्हाट्स मोर डू आई वॉन्ट? मुझे सचमुच अपने मन के व्यर्थ द्वंद्व पर लज्जा आई। मैं खुशी खुशी वहां से विदा हुआ। राजनंदिनी एक गुप्त भेंट और अनन्य विश्वास से मुझे अनुग्रहित किया था, पर विधि लीला स्थिति में तनाव आया और मैंने झुकने पर भी वह न संभली और रिश्ता टूट गया। सास राजनंदिनी की मां दृढ़ता से उसके प्रतिकूल थी और बिरादरी को भी उसमें आपत्ति थी। डॉक्टर साहब को उसके टूटने की बहुत ग्लानि थी। उनसे मेरे अंत तक संबंध बने रहे। वे मुझे पत्रों में सदा अपना पुत्र ही लिखते रहे। नंदिनी के दूसरे विवाह पर उन्होंने बहुत असंतोष भी प्रकट किया था और कदाचित उसका कुछ दुष्परिणाम भी सुनने में आया था। खैर वह जो हो, ना बिरादरी और ना अपने भार्या से कुछ उनकी पार बस आई। सो तो हुआ, लेकिन फिर बुआ को भी उस नौकरी पर नहीं रहने दिया गया और ट्यूशन भी छूट ही गई। इस खबर को सुनकर मैं एकाएक चिंता में पड़ गया। चिट्ठी दी, तार दिया, पर जाने की सुविधा न पा सका। लेकिन जाने वह चिट्ठी तार किस कुएं में गए, यह पता अवश्य लगा कि बुआ वह जगह छोड़ गई है। और छोड़कर कहाँ गई है, राम जाने। इस दुनिया में क्या जगह उनकी है कि जहाँ जाए? कोई ऐसी जगह नहीं है। इसलिए आज तो सब जगह उनकी अपनी है, सब एक समान है।